नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी ने लिखा है, मारग सोई जग कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कछु संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लगे वही धर्म मार्ग है, जो डींगे मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ अहंकार में निरत है उसी को सब लोग संत कहकर प्रचारित करते हैं। तो कमोवेश ये हालात हैं। देश में कहीं संत को लेकर के हो रहा है कि कौन संत है, कौन क्या है, और इसको लेकर के हमारे मित्र भी हैं और पूजनी भी हैं, केशव कृपाल जी महाराज, और वो जो है इसको लेकर के बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके के आचरण लोग कर रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंताजनक है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और हालात के लिए भी, क्योंकि सब कुछ बिगड़ रहा है और वैश्विक तौर पर बिगड़ रहा है। कोई ये नहीं है कि एक जगह बिगड़ रहा हो। न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने की जब हिमायत होती है तो फेक न्यूज फैलाने का काम सरकार के लोगों द्वारा किया जाता है, और उस जगह जो डॉक्यूमेंट्री आती है जिसमें तथ्यों के साथ में सच बताया जाता है उस पर रोक लगाने की काम की जाती है, यानी सेंसरशिप। तो यह स्थिति है। क्यों डरते हैं? यदि आप सच्चे हैं, आप दिखाइए, आप बताइए कि हां यह सच है और यह नहीं है। यदि उन्होंने तथ्यों से गलत किया है तो उन पर मुकदमा कीजिए, लेकिन शायद आपकी वह हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो है लगातार इस तरह की स्थिति, और इसका नतीजा क्या है कि इस देश की जनता को आप उलझा देना चाहते हैं, कहीं नफरत में, कहीं किसी चीज में। कोई बाबा कुछ कहता है, कोई बाबा कुछ कहता है, यदि इतना ही जानकार है, इतना ही ज्यादा उसके अंदर चमत्कार है, तो आइए चमत्कार कीजिए। और सही कहा शंकराचार्य जी ने कि आप आइए और जोशी मठ में जिस तरह तबाही हो रही उसे रोकिए, लेकिन जो धर्म ही नहीं है उसे धर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह फिर समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या स्थिति। आपको एक बड़ी बुरी खबर बताता हूं। अमेरिका में रह रहे हमारे हजारों हजार आईटी प्रोफेशनल्स आज मुसीबत में फंस गए। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी जा रही है और लगातार जा रही है। वो भारत से एक स्वर्णिम भविष्य की तलाश में वहां पहुंचे, क्योंकि भारत में तो नौकरी मिल नहीं रही, हालात नहीं है, और लगातार नौकरियां कम हो रही हैं। न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, जो है सरकारी सेक्टर में तो ये हालत कर दी है कि बस जो जहां पर 100 लोग होते थे आज वहां 30 लोग, 40 लोग, इस तरह की स्थिति। मैं अभी हाल के दिनों में भारत के जो समाचार पत्रों का पंजीय कार्यालय है उसके डीजी से मिलने गया। उन्होंने बताया कि स्थिति यह है कि जहां हमारे पास 200 कर्मचारी होते थे वहां आज हमारी स्थिति है कि हमारे पास 40 कर्मचारी और उनसे हम काम चला। यही वजह है हमारे यहां पेंडेंसी 6-6 महीने की है। यह हालत, इसी तरीके ऑफिसर्स की भी स्थिति है। तो यह हालत है। क्यों? क्योंकि बहुत चीजें नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए यह हो रहा है। इसी तरीके से तमाम इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों से जब मैं चर्चा करता हूं तो ये बताते हैं। तो आज जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो आप समझिए अमेरिका में क्या हो रहा है। हजारों उनकी नौकरी चली गई और तमाम लोगों की नौकरी जाने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आईटी प्रोफेशनल्स मुसीबत में आ गए, क्योंकि कोविड के दिनों में तो अच्छा रोजगार मिल गया, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मिल रहा था। जैसे ऑफलाइन हुआ वैसे उनकी नौकरियां खतरे में पड़ और तमाम सारी। अब उनके पूरे परिवार बुरी तरह से स्थिति में आ गए, क्योंकि उन्हें यदि वीजा एक्सटेंड नहीं होता है और खत्म हो जाता है तो उस स्थिति में उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, और देश छोड़ना पड़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई भी छूटेगी। तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को यहां भारत में पढ़ाएं या क्या करें? अपने घर जो वहां पे उन्होंने लिए उसे बेच करके
घाटे में बेच करके आना पड़ेगा, और ये सारी स्थितियां। और जिस तरीके से लगातार गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, ऐसे तमाम सारी आईटी कंपनी, ये तो मैंने बड़े नाम लिए, छोटी छोटी तमाम सारी कंपनियां, उन सब में भी यही स्थिति, क्योंकि लगातार और वैश्विक मंदी की जो आहट है वो और डरा रही है, और उसके कारण ये स्थिति। भारत वैसे ही दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार लोगों वाला देश है, और दुनिया का सबसे बेरोजगार देश कब बना है? इन पिछले 8 सालों में, 9 सालों में। और जो हालत हुई है इन 8 सालों में, वो बद से बदतर है, और इस कारण से यह स्थिति। वहां पर 2 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरी चली गई है, जो अमेरिका में जा चुकी है। ये मैं आपको नवंबर तक का डाटा बता रहा हूं, और नवंबर के बाद में जो छटनी हुई है उनको भी यदि जोड़ लेंगे तो ये तकरीबन 3 लाख के आसपास बनेगा जाता, और ये इतने लोगों की नौकरी जा चुकी। तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, आप ये समझिए। और तमाम कंपनियां निकालने में जुटी है, जैसे तमाम ने कहा कि हम 30% की छटनी करेंगे, किसी ने कहा हम 40% करेंगे, और इन कंपनियों में सबसे ज्यादा तकरीबन 40% लोग जो हैं वो भारतीय हैं, तो हिंदुस्तानियों की नौकरी जाएगी। H1B और L1B वीजा जो है उसकी स्थिति ये हो गई कि अब वो छीनने की स्थिति में आ गया है, और ऐसी स्थिति में चाहे टेम्परेरी कंपनीज में हो चाहे उसमें हो, अच्छा इसके अलावा साथ साथ इंफ्रा की कंपनियां हैं, दूसरी और कंपनियां हैं, उनमें भी रोजगार जा रहा है, और यदि इन सब का जोड़ेंगे तो आप बड़ी बुरी स्थिति है। और रोज बरोज कोई ने घोषणा हो रही है, अभी ट्विटर ने कर दी जो अपने 60% कर्मचारियों को निकाल रहा है, उसके बाद में एचपी ने कर दी घोषणा की वो 10% निकाल रहा है, फिर स्नैपचैट ने कर दी, फिर सेल्सफोर्स ने कर दी, माइक्रोसॉफ्ट कर ही चुका है, सीगेंट ने कर दी कि 8% नौकरी निकाला। तो इस तरह की स्थिति, और 60 दिनों के भीतर यदि व्यक्ति अपनी दूसरी नौकरी नहीं खोज लेगा तो उसे अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, यह आप समझिए। और 60 वर्किंग डे, आप कल्पना करिए, यदि उसको वैसे राउंड फिगर में ले लेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो है 2.5 महीने का करीब करीब उसके पास वक्त है। तो 2.5 महीने का वक्त है, और 2.5 महीने में आपको ये करना है, कैसे संभव होगा? स्थिति वास्तव में इतनी कठिन हो गई है कि लोगों के पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं, मैं भी तमाम सारे अपने परिचित और मित्रगण थे, उनके फोन आ रहे हैं अमेरिका से, बच्चों का एडमिशन कराना है, क्या यहां पर मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या है, कहां रखा जाए, कहां नौकरी की जाए, इसकी तलाश करना है। भारत में नौकरियां हैं नहीं, तो उन्हें भारत में नौकरी कहां मिलेगी? वो यहां आ जाएंगे, अपने घर में बेरोजगार होकर के बैठेंगे, करेंगे क्या? पहले ही हमारे देश में जो स्टार्टअप नरेंद्र मोदी ने शुरू कराया था वो फेल हो चुका है, और उसके कारण तमाम सारे लोगों ने जिन्होंने नौकरी छोड़ के स्टार्टअप शुरू किए थे आज बर्बादी में चले गए। बहुत थोड़ा सा सक्सेस रेट 2%, 98% फेल हो गया। तो आप समझिए कि यह स्थिति। इसके बाद दूसरी तरफ जो भारत का पैसा है वो दूसरों के पास जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जा रहा है, रिलायंस के पास। रिलायंस ने जो अपना जो जारी किया अभी नतीजे आए, उससे पता चला उसका जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, और 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज ये ऑन रिकॉर्ड है, आप समझिए। इसी तरीके से अदानी की स्थिति है, तो कर्ज से सब चल रहे हैं, और कर्ज से चल रहे हैं तो आप ये सब चिंताजनक स्थिति। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में हो रहा है कि हर वो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर के लगातार आपके साथ लूट हो रही है, लगातार चीजें हो रही हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लूट हो रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी क्रूड ऑयल के दाम पिछले 8 महीने में जो स्थिति है, 8 महीने में करीब 38% घट गए, 38%। लेकिन आपको क्या उसका लाभ दिया गया? नहीं दिया गया। लूट मची हुई है। आपसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर टोल वसूला जा रहा है, और टोल वसूली इतनी बढ़ गई है
कि जहां 3 टोल होते थे या 2 टोल होते थे वहां 4 टोल हो गए या 5 टोल हो गए। तो यह स्थिति है। और जो टोल आपको 50 रुपए पड़ता था आज वो 150 रुपया। आप समझ लिए कितना बढ़ गया। प्रति किलोमीटर तकरीबन 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक आपसे वसूला जा रहा है। यह स्थिति अब टोल की हो गई है। और जब यह महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। आप समझ सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट से होगा क्या, आपकी बर्बादी की स्थिति है। तो यह है नोटबंदी ने जो जीएसटी थी उसने किस तरीके से आपको बर्बाद किया। उस जीएसटी के कारण, जो बेमेल जीएसटी है, जीएसटी नहीं बोले, नोटबंदी और जीएसटी ने आपके एमएसएमई सेक्टर को जो सबसे ज्यादा रोजगार देता था उससे बंद कर दिया। स्टार्टअप फेल होने की भी वजह नोटबंदी और जीएसटी है। इसके बाद इतनी कानूनी पेचीदगियां कर दी गई हैं, इतने वो कर दिए गए हैं कि उसके कारण बड़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आप समझिए कि कदम कदम पर आपके लिए संकट खड़े हैं। आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। भारत का, मैं बार बार बताता हूं, भारत का जो कर्ज है वो आप 2014 की यदि तुलना करेंगे तो 2014 में जो पूरे देश की आजादी से लेके 2014 तक जो था, वो दिसंबर 2014 तक वो सिर्फ 54 लाख करोड़ का था। और अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद में वो तकरीबन 160 लाख करोड़ का हो गया। 160 लाख करोड़। देश की आजादी से लेकर 2014 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का, और 2014 से लेकर 2023 के मध्य कर्ज बढ़ गया 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ रुपया। क्यों मोदी जी? क्यों? जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, जब प्रति व्यक्ति देश पर कर्ज था 43,000 रुपये, जो आज बढ़कर हो गया 1,09,000 रुपये। मतलब पिछले 9 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया 2.5 गुने से ज्यादा। कुल कर्ज देश पर बढ़ गया 2.25 गुना से ज्यादा। क्यों मोदी जी? और इस कर्ज का फायदा, जो कर्ज प्रति देशवासी पर चढ़ा है, जो उसने नहीं लिया, सरकार ने उसके बिहाफ पर ले रखा है, प्रति देशवासी पर जो कर्ज चढ़ा है उसका फायदा मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों को भी नहीं मिला। आप कल्पना करिए कि जब यह स्थिति हो, आप कौन सी बात बताएं। और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका भविष्य कहां जा रहा है, कहां पर बच्चे जाएं। सुनहरे भविष्य की उम्मीद में जब आप चल रहे हैं तो उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? आपके बच्चे बर्बाद होंगे, कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। आप स्थिति क्या है, दुनिया में जो आपको मिल जाता था वो भी खत्म हो रहा है। तो यह हालत कर दी गई है। और जब यह हालत कर दी गई हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है। तो क्रूड ऑयल में लूट, टोल में लूट, और ये आपके बिजनेस का खर्च बढ़ा देते हैं। और उसके बाद क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारी चीजें होती, आपका खाना पीना प्रभावित होता है। तो इस सरकार की नीतियों के कारण, और इसके बाद में क्या कहते हैं हमारे पेट्रोलियम मंत्री कि नहीं, वो कम किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं। आप समझिए क्यों कम नहीं कर सकते? क्योंकि आप वास्तव में पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इससे सबसे बड़ी कमाई उनकी हो रही जिनके पास रिफाइनरीज है। और रिफाइनरीज किसके पास है आप जानते हैं? वो मोदी जी के प्रिय कुछ जो पूंजीपति हैं उनके पास। तो यह हालत है। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, नोटबंदी के बाद में जिस तरह आर्थिक बर्बादी हुई है और दूसरी चीजें, वो हमारे सामने है। ये कोई एक चीज नहीं है। और इस बर्बादी का कौन है जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के जो प्रिय मित्र हैं उनकी संपत्ति कोविड के दौरान सिर्फ 8 गुना बढ़ गई। और एक साल में प्रधानमंत्री के मंत्री जो खास मित्र हैं तो उनकी इतनी बढ़ जाती है, एक साल में, सिर्फ इसी एक साल में 46% से अधिक बढ़ गई। और आपकी जेब काटी जाती है, आपका पैसा उन्हें दिया जाता है। तो जो कर्ज 2014 में प्रति व्यक्ति होता था उसके आज मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया। और किस तरीके से आप कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति पर करीब 1,10,000 रुपए का कर्ज हो गया, बगैर बेचारा कर्ज लिए
आप कोई कर्ज नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तब ये हालत कर दी है। और जब ये हालत कर दी हो तो आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद आपने कहा आतंकवाद खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे, और स्थिति क्या हुई जम्मू कश्मीर में? आप रोज देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा वहां जितना आगे बढ़ी है, इसी दौरान सिर्फ 4 बम विस्फोट हो चुके हैं। और इस तरह की घटनाएं, आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब एनआईए जाए चाहे जो जाए, कौन करेगा और कौन क्या देगा? आप कल्पना करिए। अनाज खाने का आपका वो महंगा हो गया, जीएसटी की मार आपके ऐसे पड़ रही है कि आपकी रोटी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। जो चीजें आपके लिए बेसिक जरूरतें हैं उन पर लगा दिया गया है, जिन पर कभी नहीं लगाया जाता था। कहा था रोटी, कपड़ा और मकान, इनको वो करना चाहिए। इस तरह की दशा हो तो चिंता करनी पड़ती है। इस देश को आपने बनाया क्या है? इस देश को असल में बर्बाद करने का काम किया है। और जिस तरीके से आपने सब जगह इस बर्बादी को जन्म दिया है, और जब इस बर्बादी को जन्म दिया हो तो सोचना पड़ेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं कि रोजगार की जो जिस तरीके से खत्म हो रहा है, दूसरी चीजें खत्म हो रही, वो चिंताजनक। और इन सारी चिंताओं आज हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और आजाद हिंद फौज के जो प्रमुख रहे सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी का जन्मदिन है। उन्हें मैं सादर नमन करते हुए अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. ये रास्ता सीधा है, हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। There is no power on earth that can keep India enslaved anymore. Let us strive for India's freedom, one day march. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय